दरअसल पिछले 2 दिनों से जो आदमी डायरेक्टर के साथ शूटिंग कर रहा था वो और कोई नहीं बल्कि खुद रोहित मारवा था। रोहित भी शूटिंग में ठीक ठाक एक्टिंग कर लेता था, मगर कैरेक्टर रिक्वायरमेंट के मुताबिक रोहित परफॉर्म नहीं कर पा रहा था, जिस वजह से डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर सभी परेशान थे। उन्होंने सोचा था कि आज एक्स्ट्रा एफर्ट लगाकर राहुल के पास कुछ एक्स्ट्रा सीन्स निकलवा लें ताकि शूटिंग स्केड्यूल फिर से पटरी पर आ जाए। मगर सभी लोग ये देखकर हैरान थे कि राहुल किसी भी तरह से कोऑपरेट करने के लिए तैयार नहीं था। राहुल के इस बिहेवियर की वजह सिर्फ राहुल खुद जानता था। उसकी आंखों के सामने उसकी होने वाली भाभी किसी यूनिवर्सिटी के लड़के के साथ फ्लर्ट कर रही थी और राहुल से ये देखा नहीं जा रहा था। रोहित ने जब राहुल की बात सुनी तब रोहित ने अपनी गहरी आवाज में फोन पर राहुल से कहा, ये क्या कह रहे हो तुम? ऐसा नहीं हो सकता है। राहुल ने इस बात का जवाब देते हुए कहा, रोहित मैं अपनी आंखों से देख चुका हूँ, एक काफी हैंडसम सा लड़का है और मेरी आंखों के सामने वो दोनों यूनिवर्सिटी कैंपस के चक्कर लगा रहे हैं। राहुल की इस बात पर रोहित ने जवाब देते हुए कहा, देखो अनिका खूबसूरत लड़की है, लड़के उसके पीछे पड़े ये बात काफी नेचुरल है, इस बात को इतना सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। रोहित की बात पर पलटकर जवाब देते हुए राहुल ने कहा, अरे यार कैसे मंगेतर हो तुम? तुम्हें इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही है? जब मैं कह रहा हूँ कि मेरी आंखों के सामने दोनों के बीच इंटरेक्शन हुआ है तो कुछ तो बात होगी। अनिका अच्छी तरह से जानती है कि वो लड़का अनिका को पसंद करता है। अनिका अच्छी तरह से उसके इंटेंशंस के बारे में सब कुछ जानती है, मगर फिर भी उस लड़के के कहने पर अनिका उसके साथ घूमने चली गई है। मैं तो कहता हूँ कि तुम भी अब अपनी आंखें खोल लो। तुम्हारी आंखों पर जो प्यार की पट्टी बंधी हुई है उसे उतारकर अनिका का असली चेहरा देखो। तुम्हारी मौत की खबर को अभी कुछ ही दिन हुए हैं कि मैडम ने दूसरा बॉयफ्रेंड तलाशना भी शुरू कर दिया। जैसे ही राहुल ने अपनी बात पूरी की उसे फोन पर फिर से वो गहरी आवाज सुनाई दी, क्या तुमने खुद देखा है कि अनिका उसके साथ गई? राहुल ने अपनी बात को फिर से क्लियर करते हुए कहा, रोहित मैंने अभी अभी तुमसे कहा कि वो खुद हंसते हंसते उसके साथ गई है। अच्छा हुआ शादी से पहले ही हमें अनिका के असली रंग के बारे में पता चल गया। मैं तो कहता हूँ तुम अब उसके साथ शादी बिल्कुल मत करना। अभी राहुल ने अपनी बात पूरी नहीं की थी कि सामने से ऊंची आवाज में उसे अपनी बात का जवाब मिला। देखो तुम उस लड़के, क्या नाम है उसका? राहुल ने जवाब देते हुए कहा, जैक, जैक नाम है उसका। राहुल की बात सुनते ही सामने से आवाज आई, हाँ वही जैक, उस पर नजर रखना, लगता है उस लड़के में कुछ गड़बड़ है। जैसे ही राहुल ने ये बात सुनी उसने अपनी बात फिर से दोहराते हुए कहा, मैं तुम्हें कब से कह रहा हूँ वो लड़का पूरा ही गड़बड़ है और अनिका भी ऐसे लड़के के साथ। अचानक ही राहुल बोलते बोलते रुक गया। राहुल के दिमाग में एक बात बिजली की तरह चमकी। राहुल ने फोन पर कहा, इसका मतलब यह है कि तुम कहना चाहती हो कि वो लड़का? इससे पहले कि राहुल अपनी बात पूरी करता फोन पर उस गहरी आवाज ने राहुल की बात पूरी करते हुए कहा, हाँ अनिका को जरूर कोई डाउट हुआ होगा उस लड़के पर और इसीलिए वो उसके साथ गई है। तुम उस लड़के पर नजर रखना, अगर कोई जरूरत पड़े तो उसे सिक्योरिटी देना और हाँ तुम अनिका के रास्ते में मत आना। राहुल को अब यकीन हो चुका था कि रोहित पूरी तरह से अनिका के प्यार में अंधा हो चुका था। अपनी आवाज ऊंची करते हुए राहुल ने फोन पर कहा, किस तरह के आदमी हो तुम यार, आंखों पर पट्टी बांधकर बैठे हो? तुम जिसे प्यार करते हो वो लड़की किसी और के साथ कैंपस में मुस्कुराते हुए गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरह घूम रही है और तुम मुझसे कह रहे हो कि मैं उसके रास्ते में ना हूँ। इसका मतलब तो ये है कि अनिका जितने चाहे लड़कों के साथ डेट करे, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है ना? तभी राहुल के कानों पर फिर से सख्त आवाज सुनाई दी, देखो तुम्हें जो कह रहा हूँ वही करो, बस अपनी नजर बनाए रखो। फोन डिस्कनेक्ट करने के बाद राहुल का चेहरा पहले से भी ज्यादा उतर चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे राहुल मन ही मन अनिका को नफरत करने लगा था। वहां अनिका इन सारी बातों से अनजान जैक के साथ कैंपस में टहल रही थी। जैक अनिका को यूनिवर्सिटी और कैंपस के बारे में तरह तरह की चीजें बता रहा था। अनिका भी बड़ी ही ध्यान से जैक की सारी बातें सुन रही थी। कुछ देर बाद जैक और अनिका ने अपने कॉन्टैक्ट नंबर एक्सचेंज किए और फिर जैक वहां से चला गया। जैक के जाते ही जेनिफर अनिका के पास आई और कहने लगी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम यहाँ क्या करने आई हो। तुम्हारी यूनिवर्सिटी ने तुम्हें चुना है इतने प्रेस्टिजियस प्रोग्राम के लिए कि तुम स्टाफ यूनिवर्सिटी में आकर यहाँ की यूनिवर्सिटी में पढ़ने का एक्सपीरियंस ले सको। क्या तुम्हें पता भी है कि कितने स्टूडेंट्स इस अपॉर्चुनिटी के लिए सालों साल मेहनत कर चुके होंगे, मगर उन सब की जगह तुम्हें ये ऑफर मिला है कि तुम इस यूनिवर्सिटी का हिस्सा बन सको। मगर बजाय इसके कि तुम मेहनत करो, पढ़ाई करो, तुम यहाँ पर लड़कों के साथ दोस्ती करने में अपना वक्त गवा रही हो। अरे किस तरह समझाऊं मैं तुम्हें कि तुम्हें कितनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिली है और अगर ये अपॉर्चुनिटी तुम ग्रैब करने में कामयाब नहीं हुई तो ये तुम्हारी लाइफ का सबसे बड़ा फेलियर होगा। अनिका जानती थी कि जेनिफर जो कुछ भी कह रही थी वो उसकी भलाई के लिए कह रही थी, मगर इस वक्त अनिका का ध्यान कहीं और था। अनिका बड़ी ही ध्यान से यूनिवर्सिटी गेट की तरफ आगे बढ़ रहे जैक को देख रही थी। अनिका को इस तरह से जैक को देखते हुए जब जेनिफर ने नोटिस किया तो जेनिफर ने अपना एक हाथ अपने सर पर मारते हुए अनिका से कहा, तुम नहीं सुधरोगी, मुझे तो लगता है तुम यहाँ पर मौज मस्ती करने के लिए आई हो, पढ़ाई करने आई ही नहीं हो। अभी जेनिफर अनिका को डांट लगा ही रही थी कि काउंसलर भी वहां पहुंचे। अनिका और जेनिफर को एक साथ देखकर काउंसलर ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे प्रीति, जेनिफर, तुम दोनों यहीं पर हो? मैं तुम ही लोगों से मिलना चाहती थी। अच्छा हुआ तुम दोनों साथ साथ ही मिल गई। मेरे पास तुम दोनों के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। प्रोफेसर विल्सन ने मेरी रिक्वेस्ट पर प्रीति का एग्जाम पेपर जल्दी एग्जामिन कर लिया। काउंसलर की बात पूरी होते ही जेनिफर ने काउंसलर मैडम से कहा, हाँ तो जरा बताइए इस लड़की को कि ये यूनिवर्सिटी कोई आम यूनिवर्सिटी नहीं है। यहाँ के एग्जाम्स कितने डिफिकल्ट होते हैं, इस बात का तो इस लड़की को अब तक एहसास नहीं हुआ है। इसने कितना स्कोर किया है ये इसे बताइए, ताकि इसे भी एहसास हो कि अगर इस यूनिवर्सिटी में कुछ और दिन गुजारने हैं तो फिर कितनी मेहनत करनी होगी। जेनिफर काफी मेहनती लड़की थी। जेनिफर का खानदान इकोनॉमिकली बैकवर्ड था।
जेनिफर अपने आप को और अपने खानदान को ऐसी परिस्थितियों से उभारने के लिए जी जान लगाकर पढ़ाई करती रहती थी। तब यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलने के बावजूद जेनिफर कभी भी रिलैक्स नहीं हुई। लड़कों के साथ दोस्ती करना, घूमना फिरना, डेटिंग करना, अफेयर करना, ये सब तो जेनिफर को जैसे टाइम वेस्ट लगता था। जो लड़कियां इन सब बातों में अपना वक्त बर्बाद करती थीं, जेनिफर उन लड़कियों से भी दूरी बनाए रखना ही पसंद करती थी। जेनिफर दिल की बुरी नहीं थी, बस कभी कभी उसके मन में चल रही कड़वाहट उसकी जबान पर आ जाती थी। काउंसलर ने जेनिफर का हाथ पकड़कर कहा, जेनिफर मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं चाहती हूँ कि तुम प्रीति के साथ उसकी गाइड बनकर रहो। प्रीति इस यूनिवर्सिटी में नई है, इस यूनिवर्सिटी के तौर तरीकों को अच्छी तरह से नहीं जानती, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम उसे गाइड करो। मगर जेनिफर ने धीरे से अपना हाथ झटकते हुए काउंसलर से कहा, देखिए मैडम, मैं वक्त बर्बाद करना अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ और मैं ऐसी किसी लड़की के साथ दोस्ती भी नहीं रखना चाहती जिसे अपने ही करियर की परवाह ना हो। मेहरबानी करके मुझे इस लड़की से दूर रखिए, मैं इसकी गाइड नहीं बन सकती। जैसे ही अनिका ने जेनिफर की ये बात सुनी, अनिका ने बड़ी ही शांति से जेनिफर और काउंसलर मैडम की ओर देखकर कहा, मेरे लिए जेनिफर को तकलीफ उठाने की कोई जरूरत नहीं है। इस यूनिवर्सिटी के तौर तरीकों के बारे में मैं तो धीरे धीरे सीख ही जाऊंगी, मगर मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी और को परेशानी उठानी पड़े। आई थिंक मुझे चलना चाहिए, मुझे और भी कई सारे काम हैं। इससे पहले कि अनिका जाने लगती, काउंसलर मैडम ने उसे रोकते हुए कहा, अरे प्रीति मेरी बात तो सुनो। काउंसलर मैडम की बात सुनकर अनिका अपनी जगह पर रुक गई। अनिका ने मुड़कर काउंसलर मैडम की ओर देखा और बड़ी ही रिस्पेक्ट से पूछा, यस मैडम, क्या मैं आपके लिए और कुछ कर सकती हूँ? काउंसलर मैडम के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। जब अनिका ने देखा कि कुछ देर तक काउंसलर मैडम खामोश रही, तो मुस्कुराते हुए अनिका ने अपना सर झुकाकर काउंसलर मैडम से कहा, ठीक है तो मैं चलती हूँ। ये कहने के बाद अनिका सीधे यूनिवर्सिटी कैंपस की एग्जिट की ओर आगे बढ़ने लगी। अनिका को इस तरह एरोगेंटली जाता हुआ देखकर जेनिफर ने काउंसलर मैडम से कहा, मैंने कहा था ना आपसे, इस लड़की को पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। देखिए मैडम, मैं भी चाहती हूँ कि किस्मत ने जो मुझे दिया है वो मैं बाकी सबके साथ बांटूं। नॉलेज तो बांटने से ही बढ़ता है, ये बात मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, मगर इस तरह की लड़कियों के साथ दोस्ती करने में मैं अपने कीमती वक्त का नुकसान नहीं कर सकती। काउंसलर मैडम फटी हुई आंखों से एग्जिट की ओर चल रही अनिका को देख रही थी। काउंसलर मैडम ने बिना पलकें झपकाए जेनिफर से कहा, क्या तुम जानती हो इस लड़की को क्या ग्रेड मिले हैं एग्जाम में? इस सवाल पर जेनिफर ने मुंह बनाते हुए कहा, जानती हूँ, अच्छी तरह से जानती हूँ। इसे तो सबसे कम मार्क्स मिले होंगे पूरी क्लास में, मेरे ख्याल से ई ग्रेड मिला होगा। हाँ, मैंने देखा था कि इसने 1-1.5 घंटे तक सप्लीमेंट पर कुछ लिखा था। हो सकता है कि एग्जामिनर ने तरस खाकर उसे डी ग्रेड दे दिया हो। तभी अचानक काउंसलर मैडम के मुंह से निकला, A+। जेनिफर को लगा कि शायद काउंसलर मैडम मन ही मन कुछ बड़बड़ा रही थी, जो बात ठीक तरह से जेनिफर के कानों तक नहीं पहुंची थी। इसलिए अपनी आंखें छोटी करते हुए जेनिफर ने काउंसलर मैडम से पूछा, क्या कहा आपने अभी? क्या ग्रेड मिला है इसे? अपनी पलकें झपकाते हुए काउंसलर मैडम ने जेनिफर की ओर देखकर कहा, इसे A++ ग्रेड मिला है। काउंसलर मैडम की बात सुनकर जेनिफर हैरान हो गई। जेनिफर ने अटकती हुई आवाज में मैडम से पूछा, ये क्या कह रही हैं आप? नहीं, आपसे जरूर कोई ना कोई गलती हो रही है। आपसे किसने कह दिया कि इसे A++ मिला है? क्या आप जानती हैं, आज का पेपर बहुत टफ था। मैंने क्लास के बाकी ब्राइट स्टूडेंट्स के साथ भी पेपर डिस्कस किया। आज के पेपर में हम लोग खुद B+ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये सुनकर काउंसलर मैडम के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उन्होंने अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहा, मगर ये सच है, प्रोफेसर विल्सन ने खुद इसका पेपर इवैल्यूएट किया है और इसे A++ ग्रेड से पास किया है। काउंसलर मैडम के मुंह से ये बात सुनकर जेनिफर के होश उड़ गए थे। अब काउंसलर मैडम की आंखों की तरह ही जेनिफर की आंखें भी फटी की फटी रह गई थी। जब जेनिफर ने मुड़कर अनिका की ओर देखने की कोशिश की, तो उसे एहसास हुआ कि अनिका उसकी आंखों के सामने से गायब हो चुकी थी।